हेलो एवरीवन। और क्या हाल चाल है सब लोगों के? बढ़िया, मजे में। चलिए, सबसे पहले मेरी बेस्ट विशेस बेटा आप सब लोगों को, जो लोग नीट 2022 की प्रिपरेशन स्टार्ट करने जा रहे हो। एंड आई विश, मैं प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से कि आप सब लोग अपने अपने उद्देश्य में सफल हों और अच्छे मार्क्स अचीव करें और एक अच्छी जगह पे आप अपनी सीट सिक्योर करें। जब हम बेटा आते हैं एक्चुअली नीट की तैयारी को समझने की कोशिश करते हैं, तो सबसे बड़ा, अगर मैं बच्चों से एक सवाल पूछूं तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि सर हमको फिजिक्स से बहुत डर लगता है। समझ में नहीं आती है, समझ में आती है तो प्रॉब्लम्स नहीं लगते हैं। सर कभी कभी इतना ज़्यादा मैथ्स आ जाता है कि हम तो मैथ्स के स्टूडेंट ही नहीं है, हमसे हो नहीं पाता है। तो यहाँ पर बेटा मैं कुछ चीज़ें आपको क्लियर करना चाहूँगा कि फिजिक्स और आपके बायोलॉजी या केमिस्ट्री टाइप सब्जेक्ट में क्या एक बेसिक डिफरेंस है, इसको समझने की कोशिश करो। एक्चुअली बायो में बेटा आप एक सब्जेक्ट पढ़ते हो, एक टॉपिक पढ़ते हो। सपोज आप प्लांट पढ़ रहे हो, आपने एल्गी पढ़ा, ब्रायोफाइट पे आ जाइए, प्रीवियस नॉलेज की जरूरत नहीं पड़ती है। ब्रायोफाइट से आप टेरिडोफाइट पे आ जाइए, जिम्नोस्पर्म पे आ जाइए, आपका काम आगे को बढ़ता रहता है। फिजिक्स बेसिकली एक चेन की तरह चलती है। सबसे पहले हमको कुछ मैथमेटिकल, बहुत बेसिक मैथमेटिक्स, वेक्टर, फिर काइनेमेटिक्स, इन सब का रोल आता है न्यूटन्स लॉ में, फिर इन सब का रोल आता है वर्क एनर्जी में। फिर जब सब मिल जाता है, न्यूटन्स लॉ, काइनेमेटिक्स, वेक्टर, रिलेटिव मोशन, ये सब मिल जाता है, तो ये बन जाता है, काम आ जाता है सर्कुलर मोशन और रोटेशन वाले चैप्टर में। फिर यही सीक्वेंस आगे ग्रेविटेशन में, सॉलिड में, फ्लूइड में, ऑसिलेशन, वेव। अरे ये तो पूरा 11th ही खत्म हो गया लगभग हम लोग का, है ना? तो आपने देखा बेटा, फिजिक्स को हम चैप्टर वाइज नहीं नाप सकते। एक्चुअली फिजिक्स को हमको समझना होता है कॉन्सेप्ट के हिसाब से। तो अब अगर आप कॉन्सेप्ट देखोगे तो फिजिक्स में बेसिकली कुछ लिमिटेड 12-13 कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जिन पर बेस होके 70% फिजिक्स आपकी खत्म हो जाती है। अगर हम उंगलियों पे काउंट करना चाहें तो ये टॉपिक क्या क्या हो सकते हैं? जैसे बेसिक मैथमेटिक्स, कैलकुलस वाला पार्ट, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ग्राफ, वेक्टर, रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट, न्यूटन्स लॉ में मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का कॉन्सेप्ट, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, थोड़ा सा फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम। तो आप देखते हैं ये 12-13 चीजें अगर आप कर लेते हो तो ऑटोमेटिकली आपका ऑलमोस्ट कम से कम आपका 70 to 80% फिजिक्स कंप्लीट हो जाता है। ठीक है ना? तो अब सवाल ये है कि सर ये कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं कि हम प्रॉब्लम्स लगाएं। तो मैं सबसे पहले एक चीज बताना चाहूंगा, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आई एम डॉक्टर पीयूष एंड आई हैव डन माय एमबीबीएस फ्रॉम आईएमएस पीएचयू। नाउ एमबीबीएस करने के बाद या ड्यूरिंग माय एमबीबीएस आई स्टार्टेड टीचिंग फिजिक्स, और मैं पिछले 18 साल से फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, न सिर्फ नीट के बच्चों को, इवन जेई के बच्चों को भी। अब आप समझो कि अगर मैं इतने सालों से फिजिक्स पढ़ा रहा हूं और बच्चों को मेंटर कर रहा हूं, तो इसका मतलब फिजिक्स इतना हार्ड नहीं है। नो डाउट आप कह सकते हो कि सर आपका मैथ्स बैकग्राउंड भी था तो आपको थोड़ा सा इजी रहा होगा। ठीक है, थोड़ा सा इजी रहा होगा, बट बिलीव मी, जो मैथ्स हमने पढ़ी जो मैथ्स हमने पढ़ी उसका कोई बहुत ज्यादा यूज हमारे फिजिक्स में नहीं होता है। तो बेसिक चीज होती है बेटा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने की, और टीचर आपको कैसे डिलीवर कर रहा है। तो यहाँ पर मैं और जो हमारी टीम में जो बाकी लोग हैं, सुधीर सर या निपुण सर, हम सब लोगों ने एक पैटर्न बना रखा है कि किस तरीके से कॉन्सेप्ट वाइज हमको चलना है, कौन सी प्रॉब्लम्स लगानी है। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स लगाने का बेनिफिट नहीं होता है। तो आपको बस ये समझना है कि फिजिक्स उतना मुश्किल नहीं है। इनफैक्ट फिजिक्स कैन बी मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, बायो से ज्यादा स्कोर करने का चांस आपका फिजिक्स में हो सकता है। और जिस तरह से आजकल पैटर्न चला हुआ है, जिस तरह से आजकल क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसमें तो बहुत इजी आपके लिए हो जाएगा फिजिक्स का। अब आप ये समझिए कि फिजिक्स या नीट को क्रैक करने के लिए बेसिकली हमें चाहिए क्या होता है? हमको चाहिए होता है एक टीचर, मेंटर, प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म जहां पे जाकर हम प्रैक्टिस कर सके, हमारा असेसमेंट मिल सके हमको, एक मेंटरशिप प्रोग्राम मिल सके हमको, नोट्स मिल सके हमको, समराइज्ड वर्जन में पढ़ाई करना सिखाया जा सके। तो यहाँ पर बेटा हम उड़ान टीम की तरफ से आपके लिए लेकर आए हैं रैंकर्स प्राइम बैच। इस प्राइम बैच में आपको क्या क्या चीजें मिलती हैं, आप समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले आपको मिलते हैं 5 days a week लाइव लेक्चर्स। लाइव लेक्चर्स से आपको क्या बेनिफिट होता है? आपको एक ओरिएंटेशन मिलता है, एक आपका रूटीन बनता है कि हाँ मुझे डेली इतने बजे क्लास करनी है। अगर ये मेरे लेक्चर मिस हो भी जाते हैं कभी कभी, तो भी मेरे को इनका रिकॉर्डेड फॉर्म
अपने ऐप पर मिल जाता है, साथ में मुझे जो नोट्स हैं वो पीडीएफ फॉर्म में मिल जाते हैं ताकि मैं अपने नोट्स उतार सकूं। अब साथ में आपको मिल जाती है, चैप्टर खत्म हुआ या टॉपिक खत्म हुआ, आपको मिल जाती हैं डीपीपीस, आप उनको सॉल्व करिए। अब अगर मुझसे कुछ प्रॉब्लम्स नहीं लगे तो उसके लिए हमने आपको दे रखा है एक डाउट क्लियरिंग सेशन 24/7। आप अपने डाउट्स डालिए और वहां पर जो हमारी फैकल्टीज हैं वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करके उसका सॉल्यूशन दे देंगे। बस नहीं, अभी और भी चीजें आपके पास है। अब इसके बाद आपको मिलता है टेस्ट सीरीज, उड़ान टेस्ट सीरीज। इस उड़ान टेस्ट सीरीज पर क्या है, शुरुआत में जो शुरू का जो 1 महीना 1.5 महीना उसमें आपको पार्ट वाइज टेस्ट मिलता है, छोटा छोटा यूनिट टेस्ट टाइप में, क्योंकि अभी सिलेबस कम हुआ होता है। बट दिसंबर से जब हम स्टार्ट करते हैं तो दिसंबर से आपको मिल जाता है क्यूमुलेटिव टेस्ट, और लास्ट तक आते आते जब हम अपना सिलेबस फिनिश करने के कगार पे पहुंचते हैं फेब के लास्ट में, वहां से आपको मिल जाते हैं मॉक टेस्ट कंप्लीट सिलेबस विद देयर डिस्कशन, लाइव डिस्कशन, उनका पूरा टीचर डिस्कस करके एक एक प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। और क्या मिलता है, और मिलता है बेटा लास्ट मोमेंट पे रिवीजन करने के लिए हमको हैंड रिटन डिजिटल नोट्स और माइंड मैप्स, ताकि आप लोग फास्ट तरीके से रिवाइज कर सकें। अब मेरे ख्याल से ये तो सफिशिएंट है, इतने में तो भाई अगर आपको सारी चीजें मिल रही हैं, बट इसके अलावा भी आपको एक चीज मिलती है, क्योंकि कहीं ना कहीं पे आप लोग साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब होते हो बीच बीच में ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रिपरेशन अपनी जर्नी में। कोई कोई पॉइंट्स ऐसे आते हैं जिस दिन आप लो फील करते हो, जहां पे आपके कुछ साइकोलॉजिकल डाउट्स हो सकते हैं, तो वहां पर हम आपके लिए लाए हैं एक मेंटरशिप सेशन। हर ऑल्टरनेट संडे को हम एक जूम सेशन करते हैं जिसमें उड़ान की फैकल्टी रहेगी, साथ में रहेंगे आपके प्यारे अमन भैया। तो यहाँ पर आप टीचर से इंटरेक्ट कर सकते हो और पूछ सकते हो कि सर मैं, ये मेरी प्रॉब्लम है, मैं इसके लिए क्या करूं, या मेरे को ये चीजें याद नहीं हो रही है, इसके लिए मुझे कैसे क्या करना है। मतलब आपका जो भी डाउट है, देखिए एक होता है बेटा पढ़ाई, और एक होता है पढ़ाई के अलावा एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट, तो वो भी हम आपके लिए पूरा लेकर आते हैं सुड़ा ट्राइब बैच में। तो आई होप बेटा कि आप लोग इस बैच को ज्वाइन करेंगे, ठीक है ना। ज्वाइन करने से पहले आप अगर मेरी बात पे भी बिलीव नहीं करते हैं, आप देखना चाहते हैं कि किस तरह से क्लासेस चलेंगी, तो हम लोग साथ में एक डेमो लेक्चर्स भी दे रहे हैं। तो मैं एक आपको लेक्चर में ये बताने की कोशिश करूंगा किस तरह से आपको पढ़ाया जा रहा है, कैसे आपको डील किया जाएगा। तो जस्ट इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना एक लेक्चर, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारी क्लासेस चलेंगी। एनीवे, ऑल द बेस्ट बेटा फॉर योर 2022 एग्जामिनेशन। अब जब हम फिजिक्स की प्रिपरेशन की बात करते हैं बच्चे, तो हम सबको पता है कि नीट की तैयारी में सबसे ज्यादा डर हमको किससे लगता है, फिजिक्स की प्रिपरेशन से। जानते हो क्यों? क्योंकि फिजिक्स में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं, अगर हम उन पर कमांड कर लेते हैं तो आगे चल के हमारा बहुत सारा काम आसान हो जाता है। और ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स में से एक टॉपिक जो शुरू से लेके आखिर तक बच्चे को परेशान करता है बेटा, वो है कैलकुलस, यानी कि डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और उसका कनेक्शन ग्राफ्स के साथ। हम लोग हड़बड़ी में इस वाले पोर्शन को स्किप करते हैं, और जब जब ये वाला पोर्शन कैलकुलस का कहीं पर भी आता है, हम वहां पर उससे बचने की कोशिश करते हैं। यही रीजन है कि आगे चल के हमारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो नहीं क्लियर होते हैं, और क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाते हैं तो हमको हमेशा एक इश्यू आता है सॉल्व करने में। तो चलिए आज एक बहुत ही सिंपल तरीके से, बिल्कुल एक नीट वाले बच्चे की तरीके से हम समझने की कोशिश करते हैं कि डिफरेंशिएशन क्या चीज है, और क्या डिफरेंशिएशन उतना ही खतरनाक टॉपिक है जितना कि इसका नाम है। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट द टॉपिक बेटा। ठीक है, आप लोग अपना अपना कॉपी पेन निकाल लेंगे, कॉपी पेन निकाल के साथ साथ मेरे नोट करेंगे। लर्निंग अप्रोच शुड बी प्रैक्टिकल एंड एप्लीकेशन पॉइंट शुड बी क्लियर। ठीक है ना, मतलब हम जो पढ़ रहे हैं वो एकदम क्लियर होना चाहिए कि हाँ ये चीज हम इसलिए पढ़ रहे हैं और यहां पर ये हमारे काम आ सकती है। ठीक है, तो चलिए सब लोग अपना अपना कॉपी पेन निकालिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन। तो बेटा चलो हम फिजिक्स में कुछ चीज समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज स्पीड? तो हम सबको पता है स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, velocity displacement upon time, acceleration change in velocity upon time, force
चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो इन सब चीजों में कॉमन क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज कॉमन अमंग ऑल दिस क्वांटिटीज, तो आप कहेंगे सर बेसिकली चेंज, है ना। तो आपको चेंज इन पोजीशन, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन मोमेंटम, ये सब इस तरह से दिखेगा कि पूरे फिजिक्स में आप जो पढ़ रहे हो वो क्या पढ़ते हो? चेंज। ठीक है ना, किसमें चेंज? चेंज इन स्टेट। और इस चेंज इन स्टेट को हम एक नाम दे देते हैं। किसका नाम दे देते हैं बच्चे? इवेंट का। ओके, फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? स्टेट का चेंज। स्टेट के चेंज को हमने क्या नाम दे दिया? इवेंट। अब इवेंट होने के लिए अगर मैं आपसे पूछूं कौन सी दो चीजें मस्ट हैं, तो नो डाउट एक तो टाइम और दूसरा स्पेस। टाइम एंड स्पेस, दीज आर द टू थिंग्स। कोई भी इवेंट होना है तो उसे स्पेस चाहिए, और कोई भी इवेंट होना है तो उसे होने के लिए टाइम चाहिए होगा। ठीक है, अब इवेंट्स को पढ़ने का, ठीक है ना, इवेंट्स के होने का या उनको एनालाइज करने का आपके पास दो तरीके हैं। या तो आप उनको लंबे टाइम पे पढ़िए, ठीक है, या फिर आप उनको छोटे टाइम इंटरवल पे पढ़िए, ये तो हमारी मर्जी। जैसे फॉर एग्जांपल आप नीट की तैयारी कर रहे हो, हम लंबा टाइम इंटरवल लेते हैं। आज आपने नीट की तैयारी शुरू करी, आज से एक साल बाद आपका पेपर था, तो हम क्या देखें कि एक बड़ा टाइम इंटरवल हमने पढ़ा। आज आपका स्टेटस क्या था और एक साल बाद आपका स्टेटस क्या। या फिर हम क्या कर सकते हैं, हर दिन आपको ऑब्जर्व करें, या हर घंटे ऑब्जर्व करें, या मैं आपको हर मिनट ऑब्जर्व करूं कि आप क्या कर रहे हो। तो या तो मैं आपकी तैयारी का एक इवेंट है, इसको मैं बहुत लंबे टाइम फ्रेम पे पढ़ सकता हूं, या मैं चाहूं तो इसको किस पे पढ़ सकता हूं? छोटे टाइम फ्रेम पे। ठीक है, कोई मैथ्स नहीं। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि कोई भी इवेंट अगर हो रहा है, मान लीजिए एक चीता है वो किसी का शिकार कर रहा है, तो नेचुरल सी बात है दौड़ रहा है। 10 मीटर 10 सेकंड में 100 मीटर दौड़ता है, 1 सेकंड में 10 मीटर दौड़ता है, 0.1 सेकंड में 1 मीटर दौड़ रहा है। तो ये तो आपकी मर्जी है कि आप इसको कहां से कहां तक ऑब्जर्व करना चाह रहे हो, 1 सेकंड तक, 10 सेकंड तक, 0.1 सेकंड तक, है ना। तो बेसिकली जब आप एक बड़ा टाइम फ्रेम ले लेते हो, अब देखो यहाँ पे 10 सेकंड बड़ा लग रहा है, कभी 10 सेकंड छोटा होगा, तो बड़ा छोटा कौन सा टाइम फ्रेम बड़ा है, कौन सा टाइम फ्रेम छोटा है, ये भी सब्जेक्टिव होगा। सिचुएशन टू सिचुएशन डिफर करेगा कि किस टाइम इंटरवल को हम बड़ा कह रहे हैं और किस टाइम इंटरवल को हम छोटा कह रहे हैं। और अगर इसी टाइम इंटरवल को हम छोटा कहने लगे तो हम कहेंगे कि हम कौन सी फॉर्म पढ़ रहे हैं? इंस्टेंटेनियस फॉर्म। ठीक है, इसी तरह से भाई आप पिज्जा खा रहे हैं, आपने केचप यूज किया, या आप नूडल्स खा रहे हैं, तो आपने देखा कि 1000 ग्राम में 10 ग्राम केचप लग रहा है, 100 ग्राम नूडल्स में 1 ग्राम लग रहा है, 1 ग्राम नूडल्स में 0.01 ग्राम लग रहा है। तो अगर आप ऑन एन एवरेज कहें कि 1 ग्राम नूडल में कितना केचप लगा, तो 1000/10, यानी कि आप कह सकते हो लगभग 100 ग्राम केचप। ठीक है ना, ये एवरेज फॉर्म हो गया। और अगर आप छोटे लेवल पे देख लोगे तो क्या फॉर्म हो जाएगा? वो इंस्टेंटेनियस फॉर्म हो जाएगा। तो कहने का मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आप कैसे पढ़ सकते हो? एक बड़े लेवल पे और एक छोटे इंटरवल पे। फॉर एग्जांपल आपके 10th क्लास में मार्क्स आए, 10th में तो चलो साइंस होती थी, साइंस, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, और क्या होता था बच्चे? सोशल स्टडीज। ठीक है ना, आपके आ गए 95, 95, 90, 90, 90। ठीक है ना, तो ओवरऑल मार्क्स आपका कितना हो गया? 460 आउट ऑफ 500। तो आपका जो परसेंटेज बन गया वो कितना बन गया? 92%, है ना। तो ओवरऑल परसेंटेज आपका कितना बन गया? 92%। ओके, अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि सिर्फ साइंस में बताइए आपके कितने परसेंट मार्क्स थे, तो सिर्फ साइंस में आपके थे 95%। तो बेसिकली क्या है कि ये आपके इंडिविजुअल सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, या आप कह सकते हो ये कैसे मार्क्स हैं? इंस्टेंटेनियस मार्क्स एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के। और ये आपका क्या है? ओवरऑल परसेंटेज। ठीक है,
तो किसी आप अपने 10th क्लास के मार्क्स को या तो पर सब्जेक्ट के हिसाब से पढ़ सकते हो या ओवरऑल देख सकते हो कितना था। ओवरऑल देखा तो एवरेज, पर सब्जेक्ट देखा तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट के मार्क्स या इंस्टेंटेनियस मार्क्स। ठीक है ना। क्या आपको पता है जो एल्बर्ट आइंस्टाइन रहे हैं नोबेल प्राइज विनर, वो पढ़ाई में कैसे थे, है ना। तो जस्ट एक थोड़ा रिफ्रेशमेंट के लिए, ये एल्बर्ट आइंस्टाइन के बेटा ओरिजिनल मार्कशीट है। ठीक है। जब वो कह लीजिए क्लास थर्ड फोर्थ में रहे होंगे तो वहाँ की। तो बेसिकली देखिए डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट में डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स है ना। कहीं 5 हैं, कहीं 3 हैं, फिर फिजिक्स में 6 हैं, केमिस्ट्री में 5 हैं। मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ क्योंकि शायद ये जर्मन लैंग्वेज होगी या क्या होगी। तो डिफरेंट डिफरेंट आप देखिए, अगर हम इन सबको ऐड करके डिवाइड कर दें नंबर ऑफ सब्जेक्ट से तो हमको क्या पता चल जाएगा, एवरेज मार्क्स, है ना। और इसी तरह से एक होता है इंडिविजुअल जो सब्जेक्ट के मार्क्स है। तो बेसिकली डिफरेंशिएशन का यूज क्या है इसको पहले समझते हैं। ठीक है ना। डिफरेंशिएशन क्या है इसे बाद में देखेंगे। डिफरेंशिएशन वर्ड कब यूज होगा, जब भी किसी चेंज को, जब भी किसी चेंज को स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम या स्मॉल स्पेस पीरियड में स्टडी करेंगे तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं बेटा, वहां पे हम यूज करेंगे डिफरेंशिएशन। ठीक है। अभी हम लोग आते हैं डिफरेंशिएशन क्या चीज है, इस पर हम लोग अभी आते हैं। डिफरेंशिएशन पे आने से पहले अब हम एक चीज समझते हैं बच्चे कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्टेंट इन फिजिक्स। तो बेसिकली अ वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एज इंस्टेंट और मोमेंट। ठीक है। कितना छोटा, कितना छोटा, ठीक है ना। कोई परफेक्टली डिफाइन नहीं है कितना छोटा, बट इतना छोटा कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ब्रिंग आउट एनी चेंज। ठीक है। इतना छोटा इंटरवल कि उस इंटरवल में कोई चेंज को लाना बहुत बहुत हमारे लिए क्या हो जाए, मुश्किल हो जाए। तो हम कहेंगे कि हम किसके हो जा रहे हैं, इंस्टेंट। तो यहां पर बेटा एक कॉन्सेप्ट आता है टेंड्स टू या टेंडिंग टू या लिमिट का कॉन्सेप्ट। ठीक है। हिंदी में जिसे कहते हैं न के बराबर। ठीक है। मतलब इतना छोटा टाइम इंटरवल कि उसमें चेंज ना ला सके। बिल्कुल टाइम इंटरवल है लेकिन उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो टेंडेंसी और लिमिट को आप कैसे समझ सकते हो, ठीक है ना। जैसे आप एक पेपर लो, पेपर को आधा फाड़ दो, फिर आधा फाड़ दो, फिर आधा फाड़ दो, आधा 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 करते रहोगे। थोड़ी देर बाद नाखून भर रहेगा, फिर आधा करोगे। एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आपके नाखून में नहीं फंसेगा, आप फेंक दोगे, कहोगे सर पेपर खत्म हो गया। बट आप सोचो, ये पेपर आपने लिया, आधा किया, फिर 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 आधा किया, और इस तरह से आप करते जा रहे हो। तो इस पॉइंट पे आके आपने पेपर को फेंक दिया, बट क्या पेपर खत्म हो गया था, नहीं। तो आप क्या कहते, आप कहते ये जितनी बार आप पेपर फाड़ रहे हो, एक बार फाड़ा, दो बार फाड़ा, तीन बार फाड़ा, चार पांच छह, तो आप कहते हैं जैसे जैसे एन इन्फिनिटी की ओर जाएगा, एन इन्फिनिटी तक कभी पहुंचेगा नहीं, बट अगर आप पेपर को फाड़ते चले, नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जितना आप फाड़ते जाओगे पेपर को, उतना ही पेपर का मास या उतना ही पेपर का एरिया किसकी ओर जाएगा, जीरो की ओर। तो इसको बोलते हैं बेटा, ये जो आप एरो लगाते हो कि कोई चीज इसकी ओर बढ़ रही है, यानी कि पेपर खत्म होता जा रहा है बट कभी खत्म नहीं होगा। तो उसके लिए हम मैथमेटिक्स में एक सिंबल बना के वर्ड क्या कर लेते हैं, टेंड्स टू। तो आप बोलेंगे व्हेन n टेंड्स टू इंफिनिटी, मास और एरिया ऑफ द पेपर टेंड्स टू जीरो। ठीक है। अब आप कहोगे कि सर इसका समझ में नहीं आया सर, इसका कोई प्रैक्टिकल यूज हमको बताइए कि इसका बेसिकली कोई प्रैक्टिकल यूज क्या होगा, है ना। तो चलिए अब हम एक चीज समझते हैं कि आपने छोटी क्लासेस से एक चीज समझी होगी जिसको हम कहते हैं टेंजेंट। ठीक है ना। सबको पढ़ाया जाता है कि हाँ भाई एक सर्किल ले लो, और एक सर्किल की ये अगर कोई एक लाइन इस तरह से
सर्किल को एक पॉइंट पे टच करते हुए भाग जाए तो हम कहेंगे कि ये क्या है, ये है टेंजेंट। ठीक है, अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं बेटा कि वास्तव में टेंजेंट क्या है। ठीक है ना, तो अब ध्यान से देखो, आपके सामने, आप जैसे इस मेरे पॉइंटर को देखिए कि आपके सामने क्या हो रहा है। ठीक है ना, ये पहले ये क्या थी, ये कॉर्ड थी, और आप देखो एक कॉर्ड छोटी होती जा रही, छोटी होती जा रही है, और आप ये देखो दो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, ये दो पॉइंट्स पास आते जा रहे हैं, पास आते जा रहे हैं, पास आते जा रहे हैं, पास आ गए, पास आ गए, मिल गए। और जैसे ही ये पॉइंट मिल गए ना बच्चे, हमने अभी तक ये कॉर्ड थी, कॉर्ड थी, कॉर्ड 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 टेंजेंट, अचानक से हम क्या चिल्लाए, टेंजेंट। तो बेसिकली अब आप यहां पे समझो क्या हुआ, देखो ये चीज समझे। तो क्या हो रहा है, फिर से देखिए आप, कि जैसे ही ये, तो आपके दो पॉइंट देखो, कॉर्ड छोटी होती गई, छोटी होती गई, छोटी होती गई, और एक पॉइंट ऐसा आया कि हम अचानक से क्या बोल गए, टेंजेंट। तो सवाल मेरा ये है बेटा कि क्या हम वाकई कभी टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, नहीं। एक्चुअली क्या हो रहा है, कॉर्ड के दो पॉइंट के बीच का सेपरेशन, कॉर्ड के दो पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन, आप कुछ मान लीजिए आपने ये कॉर्ड खींची, दिस इज द कॉर्ड, इसके बीच का सेपरेशन डेल्टा एक्स मान लीजिए। तो जैसे जैसे डेल्टा एक्स जीरो की ओर जा रहा है, आप कह रहे हैं आपकी कॉर्ड क्या जा रही है, टेंजेंट बन रही है। क्या वाकई हम कभी टेंजेंट खींच पाएंगे, नहीं, क्योंकि टेंजेंट इज अ लिमिटिंग केस ऑफ कॉर्ड। एक कॉर्ड के बीच के दो पॉइंट जब बहुत पास आ जाते हैं तो उसी कॉर्ड को हम क्या बोलने लगते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट, या जिसको आप कहते हैं कि सर कोई चीज टेंडिंग टू जीरो कैसे हो सकती है, तो आप ऑलरेडी करते हुए आ रहे हैं। तो चीजें टेंडिंग टू जीरो होने पे हम उनका नाम बदल सकते हैं। क्या दो पॉइंट्स के बीच की दूरी कभी जीरो हो सकती है, नहीं, क्योंकि लाइन हमेशा दो पॉइंट्स के बीच खींची जाती है। तो खींचोगे हमेशा कॉर्ड, बट अंडर सम स्पेशल कंडीशन उस कॉर्ड को आप क्या बोल देते हो, टेंजेंट बोल देते हो। ठीक है, चलिए, तो हमने क्या समझा, हमने समझा कि एक स्मॉल टाइम इंटरवल को आप क्या बोलते हो, मूवमेंट या इंस्टेंट। ठीक है ना, अब सवाल यह है कि 2 घंटे के टाइम को हम क्या बोलेंगे, सर क्या इसको मूवमेंट बोल सकते हैं। मैंने बताया ये डिपेंड करेगा आप क्या चीज को स्टडी कर रहे हो। अगर आप अपनी डे टू डे लाइफ में गाड़ी इन सब चीज को स्टडी कर रहे हो तो 2 आवर्स विल बी एक ठीक ठाक टाइम इंटरवल, तो उसको हम फाइनाइट इंटरवल बोलेंगे। ठीक है ना, स्मॉल इंटरवल हम अपने डे टू डे लाइफ में 0.1 सेकेंड, 0.01 सेकेंड, ऐसे टर्म्स को हम क्या बोलते हैं, 0.1 या 0.01 सेकेंड को स्मॉल टाइम इंटरवल बोलेंगे। क्यों, क्योंकि अगर मुझे गाड़ी की स्पीड में चेंज लाना है, कोई चेंज लाना है, तो मैं एक्सीलेटर दबाऊंगा, लेकिन मैं सोचूंगा, और मेरे सोचने और एक्सीलेटर दबने में कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, ये अक्सर 0.1 सेकेंड तक हो जाता है। तो गाड़ी की स्पीड में कोई भी चेंज लाने के लिए कम से कम मुझे 0.1 सेकेंड लग जाता है, जिसे आप रिएक्शन टाइम कहते हो। तो इसलिए हम ये मान के चलते हैं कि स्मॉल टाइम इंटरवल हमारे काइनेमेटिक्स के केसेस में 0.1 सेकेंड या 0.01 सेकेंड को हम स्मॉल टाइम इंटरवल लेके चल सकते हैं। बट अगर आप अलग अलग चीजें पढ़ रहे हो, अगर आप अपनी लाइफ के हिसाब से देखो, तो फिर 1 सेकेंड का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाता है। अगर आप स्पेस स्टडी कर रहे हो, तो जहां पे आप लाइट ईयर्स की डिस्टेंस और इतना लंबा टाइम लाइट ईयर्स में आप मेजरमेंट ले रहे हो, तो वहां पर आपके सामने 1 साल, 2 साल, 3 साल भी बहुत छोटा सा अमाउंट होगा। तो ध्यान रखेंगे कि हमारा जो स्मॉल टाइम इंटरवल का कॉन्सेप्ट है वो डिपेंड करेगा कि आप क्या चीज पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी हम काइनेमेटिक्स वगैरह पे ज्यादा फोकस रहेंगे। तो 0.1 सेकेंड, 0.01 सेकेंड हमारे लिए किसका काम करेंगे, स्मॉल टाइम इंटरवल का। अब बेटा हम एक सिचुएशन समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें सुबह 8 बजे एक कोई कार चलती है और 80 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करती है 10 बजे तक। अगर मैं आपसे स्पीड पूछता हूं, तो आप कहते हो कि सर स्पीड कितनी हुई, 80/2, 40 किलोमीटर पर आवर। अब मेरा सवाल ये कि क्या गाड़ी हमेशा 40 से लगातार चली होगी, मुश्किल है, ऐसा नहीं होता। गाड़ी कभी भी लगातार 40 की स्पीड से नहीं चल सकती है ना। तो एक्चुअल में क्या रहा होगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे ये बताओ कि 9 बजे की स्पीड कितनी रही होगी, नाउ स्पीड एट 9 AM। तो ये जो आपने स्पीड निकाली है बेसिकली, ये आपने कौन सी स्पीड निकाली है बच्चे,
ये आपने निकाली एवरेज स्पीड, है कि नहीं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं स्पीड एट 9 AM, यानी कि ठीक 9 बजे स्पीड कितनी थी। तो अब प्रॉब्लम क्या है, अब प्रॉब्लम ये आ गई कि बाय डेफिनेशन स्पीड होता है बच्चे डिस्टेंस अपॉन टाइम, और अगर मुझे स्पीड निकालनी है तो कम से कम मुझे एक टाइम इंटरवल मालूम होना चाहिए। और जब मैं एट 9 AM कहता हूं तो 9 to 9 AM मतलब जीरो, कोई टाइम इंटरवल बीता ही नहीं। तो थ्योरेटिकली मेरे लिए इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, जिस तरह से मेरे लिए टेंजेंट खींचना वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। लेकिन टेंजेंट खींचते वक्त मैंने क्या किया था, मैंने एक कॉर्ड को छोटा करना शुरू कर दिया था, और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके मैंने सिर्फ चिल्लाना शुरू कर दिया था कि अरे वाह ये तो क्या बन गया, टेंजेंट बन गया। इसी तरह से एवरेज स्पीड निकालते 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 टाइम इंटरवल कर दूंगा छोटा, और एक पॉइंट पे आके अचानक से चिल्लाने लगूंगा क्या, अरे मैं क्या निकाल लिया, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो ध्यान से सुनो मेरी बात बेटा, खींचते हमेशा कॉर्ड है, बट कभी कभी उसी कॉर्ड को क्या बोल जाते हैं, टेंजेंट। उसी तरह से निकालते हमेशा क्या है, एवरेज स्पीड, बट कभी कभी उसी एवरेज स्पीड को निकाल कर क्या बोल देंगे, इंस्टेंटेनियस। ठीक है, कैसे, चलिए आगे समझते हैं। अब देखो, इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालने के लिए अब आप प्रॉब्लम समझो क्या हुआ। बाय डेफिनेशन स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड एट 9 AM, टाइम इंटरवल कितना ले रहा हूँ, जीरो। तो जीरो में तो कुछ चला ही ना होगा, जीरो बाई जीरो कौन सा फॉर्म आ जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो मैथमेटिकली डायरेक्टली तो मैं इंस्टेंटेनियस स्पीड नहीं निकाल सकता। लेकिन अब मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि टू कैलकुलेट इंस्टेंटेनियस स्पीड हम एक बहुत छोटा टाइम इंटरवल लेंगे। कितना छोटा, 0.1, ये और अच्छा, ये और अच्छा, दिस इज बेस्ट। जितना छोटा इंटरवल लो, बस जीरो मत लो, लेकिन टाइम इंटरवल लेना पड़ेगा, ठीक है ना। इन सब टाइम इंटरवल में सबसे बढ़िया कौन सा, लास्ट वाला 0.00000000001 सेकेंड, ये सबसे बढ़िया टाइम इंटरवल कहलाएगा। ठीक है, जितना छोटा टाइम इंटरवल उतना बढ़िया। क्यों, क्योंकि देखो, आप ये समझो कि ये जो हमारा स्कूटर पे बंदा आ रहा था, इसने गड्ढा तो देख लिया था, है कि नहीं, इसने गड्ढा देख लिया था, तो ब्रेक क्यों नहीं लगाया। एक्चुअली इसने गड्ढा देखा जब तक, कहां से गड्ढा देखा, आंखों से, ब्रेन में गया गड्ढा है, ब्रेन ने कहा ब्रेक लगाओ, यहां से इंपल्स चली, जब तक वो इंपल्स यहाँ पे चल के, ये सब न्यूरॉन से कनेक्टेड है ना, नर्व से, जब तक वो दबता उतनी देर में तो गाड़ी गिर गई कहाँ, गड्ढे में। तो ये 0.1 सेकेंड या 0.01 सेकेंड में जब यहां से ड्राइवर ने देखना शुरू किया होगा, तो यहां से यहां तक वो सोचता रह गया, यहां से एग्जीक्यूशन हुआ, यानी इस पॉइंट पे दिमाग में थॉट आता है, और इस पॉइंट पे आके क्या होता है, एग्जीक्यूशन होता है। ठीक है, यहां पे थॉट है, यहां पे एग्जीक्यूशन। बेसिकली इसी ड्यूरेशन को किताबें क्या कहती हैं, रिएक्शन टाइम भी बोलती हैं, है ना। क्या बोलते हैं इसको, रिएक्शन टाइम भी बोलते हैं। तो हमने क्या किया बेटा, हमने एक छोटा सा टाइम गैप ले लिया, ठीक है, कि टी टाइम से t+0.1 सेकेंड, यानी 9 बजे से लेके 9:01 तक, जैसे गाड़ी चल रही थी वैसे चलेगी, क्योंकि ब्रेक लगा है यहां पर, तो इस दौरान गाड़ी की स्पीड चेंज नहीं कर सकते। तो पूरे टाइम इंटरवल के दौरान टी से लेके t+0.1 सेकेंड तक गाड़ी की स्पीड कितनी रही होगी, वी 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 वी। और जब आपके सारे सब्जेक्ट में 90 मार्क्स आते हैं तो एवरेज भी कितना होता है, 90। तो जब आप हमेशा वी से चले होगे टी से लेके t.1 सेकेंड के दौरान, जब आप हर मूवमेंट पर, यहां से लेके यहां तक आप कितने मूवमेंट में बांट सकते हो, लाखों छोटे छोटे मूवमेंट्स में बांट सकते हो। लेकिन जब आप हर मूवमेंट में इसके बीच में 1000.001 सेकेंड आते, लेकिन अगर आप हर वक्त वी से चले हो तो आपका एवरेज उस 0.1 सेकेंड के दौरान कितना होगा, वी ही रहेगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम कैलकुलेट कर लेंगे एवरेज स्पीड कहां से कहां, टी से 0.1 सेकेंड की। और आपका कॉन्सेप्ट क्या आ गया कि जब भी स्मॉल इंटरवल्स होते हैं तो एवरेज और इंस्टेंटेनियस की वैल्यू क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। ठीक है ना। तो अब हमने क्या किया, इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालने के लिए हम एवरेज वैल्यू निकाल लेंगे। एवरेज स्पीड होती है डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, लेकिन
इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालने के लिए उसी डेल्टा टी को हम क्या कर लेते हैं, टेंडिंग टू जीरो, टेंडिंग टू जीरो कर लेंगे, ठीक है। और निकालेंगे एवरेज स्पीड, लेकिन बोलेंगे क्या कि हमने क्या निकाली है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो आप कहेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड इज एवरेज स्पीड कैलकुलेटेड ओवर अ स्मॉल टाइम इंटरवल। बस खत्म, ठीक है। जैसे आइए इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक बॉडी इस तरह से चल रही है कि उसकी पोजीशन टाइम के साथ इस तरह से चेंज हो रही है, x इक्वल्स टू टी स्क्वायर के फॉर्म, ठीक है। सबसे पहले तो पोजीशन निकाल लेते हैं इसकी। 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 4, 3 पे 9, 4 पे 16, 5 पे 25, है ना, 6 पे 36 एंड सो ऑन, ठीक है। चलिए अब अगर कोई हमसे पूछे कि पहले 2 सेकंड में कितना चला, पहले 2 सेकंड में कितना चला, तो 0 टू, देखिए 0 पे 0 था, 2 पे कहा हो गया 4, तो फर्स्ट 2 सेकंड में कितना चला, 4 मीटर, ठीक है ना, 4 मीटर। देन नेक्स्ट 2 सेकंड में कितना चला, 16 - 4। नेक्स्ट 2 सेकंड में कितना चला, 36 - 16। तो पहले 2 सेकंड में 4 मीटर, नेक्स्ट 2 सेकंड में 12 मीटर, नेक्स्ट 2 सेकंड में 20 मीटर, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं एवरेज स्पीड 0 to 2 सेकंड की, तो भाई 4/2, 12/2, 20/2। तो ये क्या है, एवरेज स्पीड 0 से 2 सेकंड की, एवरेज स्पीड 2 से 4 सेकंड की, एवरेज स्पीड 4 से 6 सेकंड की, ठीक हो गया। अब ये हमने क्या निकाल ली बेटा, एवरेज स्पीड। तो कैसे निकालनी है, डिस्टेंस ट्रेवल निकाल लो अपॉन टाइम कर लो। लेकिन अब हमसे क्या पूछा, फाइंड द स्पीड एट 2 सेकंड, ठीक है। पहले क्या पूछा था, एवरेज स्पीड बिटवीन 0 to 2 सेकंड, और अब क्या पूछा है, स्पीड एट 2 सेकंड। तो अब क्या करेंगे, ठीक है ना, अब एक छोटा सा इंटरवल ले लेंगे, कितना, 0.1, 0.01, कुछ मेंशन तो है नहीं, आप अलग अलग लेके देख लो। तो हमने क्या किया, हमने 2.1 ले लिया, तो 2 पे 4 पे था, 2.1 पे 4.41, एवरेज स्पीड कितनी आ गई, 0.41 अपॉन 0.1 यानी कि 4.1 मीटर, ठीक है, 4.1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। देन ठीक, अब अगला 2 से 2.01 ले लो, तो अब कितनी आ जाएगी, 4.01, और फिर 2.001 ले लो तो कितना आ जाएगा, 4.0001 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो आपने देखा कि आपकी जो एवरेज स्पीड है वो कितनी आ रही है, अगर आप 2 से 2.1 सेकेंड लेते हैं तो 4.1, 2 से 2.01 सेकेंड का इंटरवल लेते हैं तो 4.01, 2 से 2.001 सेकेंड का इंटरवल लेते हैं तो 4.001। तो हमको पता है कि जितना छोटा इंटरवल उतना बेटर। तो एक चीज आपको समझ में आ रही है कि अगर हम डेल्टा टी को 0.000001 लेते तो शायद हमारी एवरेज स्पीड भी 4.000001 हो जाती। यही तो हो रहा है, 0.001 लिया तो आपका आंसर भी कितना आया, 4.001। तो आप देख रहे हो कि जैसे जैसे आपका डेल्टा टी जीरो की ओर अप्रोच कर रहा है, आपकी एवरेज स्पीड किसके पास पहुंच, 4.1 से 4.01, 4.001, आपकी एवरेज स्पीड भी किसके पास आती जा रही है, 4 के आसपास आती जा रही है। तो हमको एक बात समझ में आई कि जैसे जैसे डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो करेगा वैसे वैसे वेलोसिटी या स्पीड 4 के पास आएगी। तो यहाँ पर बेटा हम एक अप्रोक्सीमेशन का लॉजिक लगा लेते हैं, और हम कहते हैं कि अब हम ज्यादा कैलकुलेट नहीं करेंगे, तो हम एक रफली कह सकते हैं कि 2 सेकंड पे स्पीड कितने रही होगी, 4 मीटर पर सेकंड। ध्यान रखिएगा, वरना हमको कितना कैलकुलेशन करना पड़ता, और छोटा और छोटा और छोटा लगा लगा के हमको कैलकुलेशन करते रहना पड़ता, ठीक है ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आ गई आपके पास बेटा, द लॉजिक ऑफ अप्रोक्सीमेशन, यानी कि हमने 4.001 को क्या मान लिया, 4 था नहीं, मान लिया कि चलो मान लेते हैं क्या है, 4। तो ये आपने क्या किया बेटा, अप्रोक्सीमेशन। अब आप मुझे एक बात बताओ, जब आप लाइफ में
अप्रोक्सीमेशन का यूज करते हो तो लाइफ आपकी आसान हो जाती है कि मुश्किल? अप्रोक्सीमेशन किस लिए बनाया गया? अप्रोक्सीमेशन से आपको फायदा होता है या नुकसान? एक्चुअली अप्रोक्सीमेशन से बेटा हमको फायदा होता है कि नहीं? छोटी छोटी लड़ाइयां रुक जाती हैं। अच्छा चलो, किसी से आपने 2 किलो आलू खरीदा, अपने घर में आए पता चला 2 किलो में 10 ग्राम कम रह गया, तो उसका खून थोड़े ना कर दोगे। या 2 किलो में ज्यादा निकल गया तो थोड़ा कि ठीक है। तो अप्रोक्सीमेशन का मतलब, लेकिन अगर 2 किलो आलू की जगह 1 किलो निकलता तो शायद मुझे इशू होता। तो इसका मतलब 2 किलो के सामने 1 किलो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, बट 2 किलो के सामने 5 ग्राम मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम कहते हैं अरे छोड़ो चलो 5 ग्राम, अप्रोक्सीमेटली कितना है, 2 किलो ही मान लिया है ना। तो ये जो अप्रोक्सीमेशन है हमारी लाइफ को सिंपल करता है। और कैलकुलस कुछ नहीं है बेटा, कैलकुलस इज सिंपली द मैथमेटिक्स ऑफ अप्रोक्सीमेशन। कैलकुलस क्या है? मैथमेटिक्स ऑफ अप्रोक्सीमेशन को ही क्या बोलते हैं? कैलकुलस। तो एक चीज क्लियर हो गई कि कैलकुलस यानी कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, ये है कैलकुलस। तो वन थिंग इज वेरी वेरी क्लियर कि कैलकुलस हमको परेशान करने के लिए तो बनाया ही नहीं गया होगा, क्योंकि कैलकुलस इज मैथमेटिक्स ऑफ अप्रोक्सीमेशन, और अप्रोक्सीमेशन से हमारी लाइफ हमेशा आसान होती है। तो इसका मतलब कैलकुलस यूज करके भी हमारी लाइफ हमेशा आसानी होगी, कभी भी हमको नुकसान नहीं होगा कैलकुलस यूज करके। पहली चीज एकदम दिमाग में क्लियर कट आप बैठा लो, ठीक है ना? तो इसी कैलकुलस को अब आप क्या समझ रहे हो कि हमने क्या किया? हमने जब एवरेज स्पीड निकालनी थी तो हमने बोला डेल्टा एक्स अपॉन टी, क्या था? रेशियो। जब हमने इंस्टेंटेनियस स्पीड निकाली तो भी हमने बोला डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, बस टाइम इंटरवल छोटा कर लेंगे। इंस्टेंटेनियस स्पीड भी क्या थी? रेशियो। अब हमने क्या किया, इसका सिंबल बदल दिया बेटा। इंस्टेंटेनियस स्पीड जिसे आप डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो कह रहे हो, हमने कहा यार इतना लंबा लिखने में टाइम हो रहा है वेस्ट, इसको हम कैसे लिख लेंगे? ऐसे लिख लेंगे। सिंबल चेंज कर लिया, जस्ट क्या किया? सिंबल चेंज कर दिया। ठीक है, एक ही चीज है, जिसको आप थोड़ा पहले लंबा लिख रहे थे, अब आपने उसका सिंबल कर दिया चेंज। ठीक है। अब चाहे इसको मैं बोलूं बेटा ये क्या चीज है, तो आपके पास दो चॉइस है कि नहीं बेटा? ये क्या चीज है? या तो बोलो सर ये रेशियो है डिस्टेंस अपॉन टाइम का, ठीक है ना? छोटी डिस्टेंस छोटा टाइम। लेकिन अब होता क्या है बच्चे, आप आ गए 11th क्लास में, आपका छोटा भाई बहन है 9th 10th क्लास में, ठीक है ना? उसने आपसे पूछा भैया आज क्या सीखा? आपने बोला बेटा आज हमने इंस्टेंटेनियस स्पीड सीखी। बोले इंस्टेंट स्पीड कैसे निकालते हो? बोले डिस्टेंस अपॉन टाइम करके। तो वो आपको बोलेगा ये तो मेरे को भी आता था। तो आपने क्या सीखा? मतलब आपकी वैल्यू नहीं बढ़ी, आपको इज्जत कम मिली। तो इज्जत बढ़ाने के लिए हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं अपनी समझ के लिए डिफरेंशिएशन क्या है? रेशियो। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन जब हम पब्लिक में जाएंगे और पब्लिक हमसे पूछेगी कि भाई आज क्या पढ़ा, तो इसको हम रेशियो नहीं बोलते हैं, हम कहते हैं आज हमने पढ़ा डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब ये थोड़ा सा खतरनाक लग रहा है, जैसे सर्दी जुकाम है। क्या हुआ? सर्दी जुकाम। अब कोई वैल्यू नहीं देगा। कल क्यों अपसेंट थे? मैडम मेरे को ना जुकाम लग गया था। अच्छा जुकाम लगने, हम तो ऐसे ऐसे थे। कल क्यों अपसेंट थे? मैडम एक्चुअली मेरे को ना फेरेंजाइटिस विद सुपर एडेड लेरिंजाइटिस हो गई थी और डॉक्टर ने मुझे 2 दिन रेस्ट के लिए बोला था। तो जब आदमी सुनता है फेरेंजाइटिस विद एसोसिएटेड सुपर एडेड लेरिंजाइटिस, है ना, या बैक्टीरियल लेरिंजाइटिस या वायरल फेरेंजाइटिस विद बैक्टीरियल लेरिंजाइटिस, तो लगता है यार कुछ हुआ आदमी को, है ना? तो वैसे ही जब आप बोलते हो कि ये डिफरेंशिएशन है या डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, तो आपको लगता है कि हाँ हमने कोई इंपॉर्टेंट चीज पढ़ डाली। अदरवाइज आपको समझना है कि सिंपली डिफरेंशिएशन क्या है? डिफरेंशिएशन इज रेशियो। और अगर आपको रेशियो आसान लगता है, दो चीजों को डिवाइड, रेशियो माने डिवाइड करना, अगर आपको लगता है कि आपको डिवीजन आता है, तो ये मेरी गारंटी है बेटा आपको डिफरेंशिएशन भी आएगा। अगर आपको डिवीजन आता है तो आपको डिफरेंशिएशन भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब हमको समझना पड़ेगा बेटा थोड़ा सा, क्योंकि अब हम मैथमेटिकल एस्पेक्ट देखेंगे। तो डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जब भी कोई इवेंट होता है, जैसे पानी बॉईल कर रहा है ना, तो पानी का टेम्परेचर चेंज कर रहा है, नो डाउट।
ठीक है। तो बॉइलिंग जो पॉइंट है, आप कह सकते हैं जो टेम्परेचर एट विच वाटर बॉइल्स, दैट डिपेंड्स अपॉन टू थिंग, एलिवेशन अबव द सी लेवल और बॉइलिंग पॉइंट एक सेकंड चीज है। तो आप कह रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड कर रहा है? बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड कर रहा है? एलिवेशन पर। तो आप कहेंगे एलिवेशन इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये चेंज हो रहा है, ठीक है ना। और टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, बट टेम्परेचर किस पे डिपेंड कर रहा है? एलिवेशन पर। इसी तरह से आपने बैंक में पैसा रखा, ठीक है ना, आपको इंटरेस्ट मिलेगा। अब जितना टाइम तक पैसा रखोगे, 1 साल 2 साल 3 साल, उतना ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। तो आप कहोगे टाइम भी चेंज होगा 1 साल 2 साल 3 साल, बट टाइम इज इंडिपेंडेंट। वो ऐसा नहीं कि आपने बोला टाइम रुक जाओ तो रुक जाएगा ना, तो टाइम इंडिपेंडेंट है और जो इंटरेस्ट है वो क्या हो जा रहा है? डिपेंडेंट है ना। तो बेसिकली इसी को आप, अब कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स क्या है, देखो मैथमेटिक्स में क्या है ना, मैथमेटिक्स है लैंग्वेज। तो वो जब मैथमेटिक्स की लैंग्वेज को कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ोगे तो मैथमेटिक्स बहुत आसान हो जाएगी। अब ये वाई को वाई मत बोलो, वाई को कुछ और चीज बोल लो, डिस्टेंस बोल लो, टेम्परेचर बोल लो, इंटरेस्ट बोल लो, एक्स को टाइम बोल लो, काम खत्म आपका। तो यहाँ इन सब में कॉमन क्या है? यहाँ पर दो क्वांटिटी हैं, y और x, और y और x आपस में डिपेंड कर रहे हैं। जो लेफ्ट हैंड साइड में है उससे हम बोलते हैं क्या? डिपेंडेंट वेरिएबल। उससे हम क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट। और जो राइट साइड में रहता है उससे हम क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट। ठीक है ना। तो बेसिकली हम ये बताना चाह रहे हैं कि y डिपेंड्स ऑन x इन सारे केसेस में, इन ऑल द केसेस, इन ऑल द केसेस बेसिकली क्या हो रहा है? y डिपेंड्स ऑन x, यही हो रहा है ना। अब आपको ये समझना है कि इसी को जब हम टेक्निकल थोड़ा सा कर देंगे, जब हम थोड़ा सा इसको टेक्निकल कर देंगे तो आप क्या बोलेंगे? y इज अ फंक्शन ऑफ x, y इज अ फंक्शन ऑफ x। और इसको कैसे लिख लेते हो? y इक्वल्स टू एफ एक्स, वाई इक्वल्स टू एफ एक्स। इस तरह से आप इसको लिखना शुरू कर दोगे। इसको क्या रीड करोगे? y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो बेसिकली फंक्शन क्या है? फंक्शन में एक इनपुट डलता है, जैसे आपने बोला y इक्वल्स टू सपोज x+3, ठीक है ना। तो आपके डिफरेंट डिफरेंट x की वैल्यूज के लिए, 0 के लिए y3 होगा, 1 के लिए 4 होगा, 2 के लिए 5 होगा। तो बेसिकली आप इनपुट डालोगे किसका? डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x का, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x का। ये मशीन है, ये रूल है या मशीन है जो कि आपको आउटपुट दे देगी। यानी x मशीन के अंदर जाएगा तो क्या बन के निकलेगा? जब 0 मशीन के अंदर जाएगा तो क्या बन के निकलेगा? 3। जब 1 मशीन के अंदर जाएगा तो क्या बन के निकलेगा? 4। तो आप देख सकते हैं जैसे आपने ये एक फंक्शन लिया एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आपने 0 डाला 0 निकला, आपने 1 डाला 1 निकला, आपने 2 डाला 2 का स्क्वायर 4 निकला, आपने 3 डाला 3 का स्क्वायर 9 डाला। तो बेसिकली फंक्शन इज लाइक अ मशीन। आप एक इनपुट डालोगे और जो फंक्शन की मशीन है वो उसको कन्वर्ट कर देगी किसमें? आउटपुट में। ठीक है। जैसे आपकी डे टू डे लाइफ में मशीन है, आइसक्रीम मशीन है आप लोग डोमिनोज वगैरह पे जाते होगे, तो आपकी ये बाहर से कौन इनपुट डाला, मशीन के अंदर गया, तो ये आपका इनपुट है और ये आपका क्या बन गया? आउटपुट। ठीक है। तो सिंपली फंक्शन क्या है? फंक्शन बेसिकली अगर आप समझना चाहो तो इट्स जस्ट लाइक अ मशीन। मशीन में क्या होता है? मशीन में कुछ सेटिंग होती है, मशीन कुछ रूल से काम करती है। तो बेसिकली जब आप कहते हैं y इक्वल्स टू एफ एक्स, जैसे y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो आप ये कहना चाहते हो कि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का मतलब y डिपेंड्स ऑन x, y डिपेंड्स ऑन x, एंड उसको क्या लिखते हो? y इज अ फंक्शन ऑफ x। जब हम बोलते हैं सपोज f1, तो f1 का मतलब होता है वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज 1, यानी f1 का मतलब होगा 1 का स्क्वायर, f2 का मतलब होगा 2 का स्क्वायर, f3 का मतलब होगा 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन, क्योंकि फंक्शन क्या है? एक्स स्क्वायर। अगर आपका फंक्शन होता है y इक्वल्स टू साइन एक्स, तो f30 का मतलब होता साइन 30, f
60 का मतलब होता sin 60 एंड सो। ठीक है, क्लियर यहां तक आपको बच्चे? तो फंक्शन क्या है? फंक्शन is a rule or relationship between two variables in which one is assumed to be dependent and other is independent, है ना? अब इसी फंक्शन को, इसी रिलेशन को जब आप ड्राइंग में बनाने लगते हो तो यही आगे चल के क्या बनेगा? ग्राफ। जैसे कोई फंक्शन है एफ एक्स, कॉन्स्टेंट फंक्शन है, ठीक है ना, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स हो सकता है, मॉड का फंक्शन हो सकता है, पैराबोलिक फंक्शन हो सकता है, क्यूब फंक्शंस हो सकते हैं। आपको इनके डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है, बट कहने का मतलब कितने तरह के फंक्शंस हो सकते हैं? हजारों तरह के फंक्शंस हो सकते हैं। हजारों तरह से y और x दो क्वांटिटीज आपस में इंटर रिलेट कर सकती हैं और हजारों तरह से आप उनको ड्रॉ कर सकते हैं। हजारों तरीके के ग्राफ हो सकते हैं। ठीक है, हम जब ग्राफ पढ़ेंगे तो हम कंसाइज करते हैं कि हम हमेशा क्या करते हैं बेटा? सेट्स बना लेते हैं कि एक टाइप का ग्राफ ये होता है, एक टाइप का ग्राफ ये होता है, एक टाइप का ग्राफ ये होता है। हमारा काम होता है हजारों टाइप के ग्राफ को कुछ लिमिटेड टाइप्स में कन्वर्ट कर देना, ताकि आप समझ जाओ अच्छा ग्राफ हमारे लिए सिर्फ 2 3 या 4 ही टाइप के होते हैं। ठीक है ना? और ये भी आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अल्टीमेटली सारी चीजें लिंक होंगी। कैलकुलस, क्योंकि y और x का रिलेशन है, चेंज होने वाला है, तो कहीं ना कहीं चेंज से कुछ डिफरेंशिएशन जनरेट होगा। उसकी जब प्लॉटिंग करोगे तो कहीं ना कहीं वही चीज ग्राफ पे आ जाएगी। नहीं, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ग्राफ हर जगह पे लिंक्ड होगा। क्योंकि डिफरेंशिएशन हमने स्पीड के टर्म पे पढ़ा है, तो यानी डिफरेंशिएशन स्पीड में भी काम आने वाला है। तो स्पीड टाइम ग्राफ या पोजीशन टाइम ग्राफ, ये सब चीजें आपस में इंटरलिंक्ड होंगी। तो फिजिक्स में यही एक इश्यू होता है कि जब आप बायो पढ़ते हो ना बेटा, तो डे वन पे आपको पता चल जाता है कि हाँ, डे वन पर मैंने ये चीज पढ़ी और ये मेरा आउटकम है। ठीक है ना? लेकिन जब आप फिजिक्स पढ़ते हो तो आपको 4 5 6 7 10 क्लास लग जाती हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में आप चीजों को जब तक इंटरलिंक नहीं करोगे, जब आप चीजों को इंटरलिंक कर ले जाते हो उसके बाद ही चीजें आपको समझ में आती हैं। ठीक है, तो अब हम क्या देखते हैं बेटा? अब हम न्यूटन का तरीका देखते हैं कि अगर हमारे पास सेम फंक्शन होता x इक्वल्स टू टी स्क्वायर और हम इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालते हैं न्यूटन के तरीके से, तो 2 सेकंड पे तो हमने ऐसे निकाली थी, बहुत कैलकुलेशन किया था, 2.1 लेके 2.01, 0.001 का इंटरवल लेके, और वो जो हमने किया था स्मॉलर द बेटर वाला कॉन्सेप्ट, है ना? अब न्यूटन के तरीके से करते हैं। न्यूटन कहते हैं टाइम को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ तो पोजिशन थोड़ा सा चेंज हो जाएगी। ठीक है ना? इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को माइनस कर देता हूं तो मेरे पास क्या आ जाता है? डेल्टा एक्स बराबर, ये कट जाते हैं, ठीक है ना, और मेरे पास क्या आ जाता है? डेल्टा एक्स बराबर डेल्टा टी, 2t प्लस डेल्टा टी। अब यहां पर आता है बेटा, ध्यान रखिएगा, मेरा डेल्टा टी, जो मेरा डेल्टा टी है वो तो है बहुत छोटा, है ना, यानी कि डेल्टा टी 0.00001 सेकेंड है। अब आप सोचो कि अगर 1000 रुपए आपके पास हैं और कोई आपसे 1 रुपया मांग ले या 1 पैसा मांग ले तो आप दुखी नहीं हो, और सोचो कि आपके पास 1 लाख रुपए है और बैंक का है कि मैं आपके 1 लाख रुपए आपको ट्रांसफर कर रहा हूँ लेकिन 1 रुपए फीस काटूंगा, तो आपको तो कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि 1 लाख के सामने 1 रुपया क्या है? 1 लाख के सामने 1 रुपया बहुत छोटा आइटम हो जाएगा, है ना? तो अब आप ये समझो कि अगर हम 0.0001 सेकेंड ले रहे हैं तो टी के सामने डेल्टा टी जो होगा वो बहुत ही छोटा इंटरवल होगा। तो जब आप एवरेज स्पीड निकालोगे तो डेल्टा टी से डिवाइड करोगे, डिवाइड हो जाएगा, आपके पास एवरेज वेलोसिटी के नाम पर क्या रह जाएगा? सिर्फ 2t प्लस डेल्टा टी, 2t प्लस डेल्टा टी। और क्योंकि डेल्टा टी बहुत छोटा था, यहाँ पे क्या यूज कर रहे हो बच्चे? यहाँ पे यूज कर रहे हो अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, हमने बोला अप्रोक्सीमेशन से जिंदगी आसान हो जाती है। और आप बोलोगे इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या आ गई? 2t। यानी अगर x, ये करेक्ट तो नहीं है क्योंकि आपने इसको छोड़ा हुआ, आपने डेल्टा टी को इग्नोर किया है, ये करेक्ट नहीं है, बट इट इज वेरी नियर टू करेक्ट। और अगर थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन करने से जिंदगी आसान हो जाती है तो हम कहते हैं थोड़ा मोड़ा एरर चलेगा, बट लाइफ को यार इजी रखो, है ना? एग्जैक्ट आंसर नहीं था बट फिर भी नियर टू करेक्ट आंसर था। और आपने क्या बोल दिया अब कि अच्छा अब मैं 1 सेकंड पे 2, 2 सेकंड पे 4, 3 सेकंड पे 6, किसी भी टाइम पे निकाल सकता हूं। तो अब क्या हुआ कि जब इसी को आप मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में बोलोगे, तो मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में, फिजिक्स की लैंग्वेज में आप क्या बोल रहे थे कि अगर पोजीशन टाइम के साथ इस तरह से डिपेंड करती है, पोजीशन
डिपेंड्स ऑन टाइम, ठीक है ना। तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी करने पे या डी एक्स अपॉन डी टी करने पे हमको क्या मिल जाती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। मैथ्स में इनका कोई नाम नहीं होता है, मैथ्स में वाई और एक्स जनरल है, आपका जो मन करे वो बना लीजिए। तो मैथ्स में इसको बोलते हैं, हमने डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो किया, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स किया, या डी अपॉन डी एक्स ऑफ स्क्वायर किया 2x, तो आप मैथ्स में बोलते हैं कि ये हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन। यानी अगर x बराबर टी स्क्वायर है तो मैथ्स में बोला जाता है कि टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2t। और आपको कुछ समझ में नहीं आता है कि हमने क्यों किया, क्या किया, कैसे किया, बट ध्यान से आप समझो बेटा, हमने क्या किया, हमने d अपॉन डी टी ऑफ टी स्क्वायर निकाला। यहाँ पे हमने क्या निकाला, बेसिकली हमने निकाला d अपॉन डी टी ऑफ टी स्क्वायर कितना होता है, 2t। अब आप समझो हमने किया क्या, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन और लास्ट में डिवीजन, बस, है ना। और उसी को आप क्या बोलते हो कि टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t होता है, समझ गए। तो बेसिकली डिफरेंशिएशन कुछ नहीं था, डिफरेंशिएशन था डिवाइड करो किसको, y और x आपस में डिपेंड करते हैं, ठीक है ना, y और x का कोई रिलेशन, x स्क्वायर जरूरी नहीं, कोई भी रिलेशन हो सकता है, y और x आपस में डिपेंड करते हैं। छोटा सा x का चेंज लो तो छोटा सा y में चेंज आएगा, उस छोटे से y के चेंज को छोटे से x के चेंज से डिवाइड कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, यू विल गेट डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन माने सिंपली डिवाइड करना या रेशियो निकालना। कब डिफरेंशिएशन का यूज होगा, जब भी आपको छोटे छोटे चेंजेस निकालने होंगे, जब भी आपको किसी इवेंट को छोटे छोटे पार्ट में चेंज करना होगा, आप उसे डिफरेंशिएशन बोलोगे। और अगर इस तरह से y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर में आपने छोटा सा डेल्टा वाई छोटे से डेल्टा एक्स का चेंज निकाल दिया और आपने पता कर लिया कि डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर 2x आ रहा है, तो आप इसको याद कर लेते हो और बोलते हो ये फॉर्मूला बन गया, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो गया भाई, डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो गया 2x। इसी तरह से अगर आपका y इक्वल्स टू एक्स क्यूब होता बेटा, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब होता, ठीक है ना, तो आप फिर से यही प्रोसेस दोबारा से करते तो आपको क्या मिलता, 3x स्क्वायर, अगर x की पावर 4 होता तो आपको क्या मिलता, 4x क्यूब। इस तरह से करते हुए थोड़ी देर में आपके समझ में आ जाता कि क्या होने वाला है, कि जब भी यहाँ पे पावर है, ये पावर आ जा रही है कोफिशिएंट बन के बाहर, ये 4 5, और जो पावर लगी थी वो 1 से कम हो जा रही है। तो d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n अगर हम करेंगे तो क्या होना चाहिए, n x की पावर 1 से कम हो जाएगी। और इसको अब हम याद कर लेते हैं, तो ये हमारा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन जाता है, किसका, डिफरेंशिएशन का, ये, ठीक है। चलिए इतना नोट करिए और बताइए, अभी तक आपको कुछ भी ऐसी चीज लगी कि हमने बहुत ही खतरनाक लेवल की मैथ्स कर दी हो या कुछ ऐसा बहुत ही हाई फाई चीज कर दिया हो, बिल्कुल नहीं बच्चे, ठीक है। और मैं आपको बता रहा हूं थ्रू आउट यही होने वाला है, आप जो भी चीज पढ़ोगे, अगर आप उसको एक बार समझ जाओगे कि हम कर क्या रहे हैं बेटा, आपका उससे डर खत्म हो जाएगा। आपको जिस दिन समझ में आ गया, अरे ये तो हम डिवीजन था, झुट्टे ही हम इस डिवीजन से इतने सालों से डरते थे, हमारे सीनियर लोगों ने हमको डरा के रखा हुआ था कि डिफरेंशिएशन तोप है, डिफरेंशिएशन मिसाइल है, कुछ नहीं है, वो तो चौक के बराबर भी नहीं है जो हम छोटी क्लासेस में एक दूसरे को मारा करते थे, ठीक है। चलिए इतना नोट करिए फिर आगे बढ़े। तो ठीक है बेटे, हमने क्या देखा कि आपके पास बेटा दो ऑप्शंस हैं। क्या दो ऑप्शंस हैं, या तो आप कर लो, इतना बड़ा लिख लो, या इसी को क्या लिख लो। अब ये क्या चीज है, चाहे तो अपने समझने के लिए बोल दो, ये है रेशियो या डिवीजन, ठीक है ना। और अगर आपको किसी पे इंप्रेशन जमाना है तो बोलो ये है डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है बेटा। इसी को सिंपल भाषा में क्या बोला जाता है, डिफरेंशिएशन। अलग अलग फंक्शंस हैं, अलग अलग बारी डिफरेंशिएट कर लो, ठीक है ना,
तो आपको डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या मिल जाएगा, 2x। डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब करोगे तो क्या मिल जाएगा, 2x स्क्वायर, सॉरी 3x स्क्वायर, ठीक है ना। इसी तरह से जनरल कर लोगे, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n, तो क्या मिल जाएगा, n एक्स की पावर n-1, और ये हमारा बन जाएगा सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक। अब इसी तरह से बेटा डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होंगे, ठीक है। जैसे साइन एक्स, तो साइन एक्स को आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो इसके अंदर कोई ना कोई फंक्शन होगा, ठीक है। कुछ भी आप भर सकते हो, तो जैसे आप चाहो तो साइन एक्स भर लो, तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना आ जाएगा, कॉस एक्स। आप कॉस एक्स भर लोगे तो कॉस एक्स, इस जगह पे आपने कॉस एक्स डाल दिया तो कितना आ जाएगा, माइनस साइन एक्स। लॉग एक्स डाल दोगे तो क्या आ जाएगा, 1/x। तो आपको इस तरह से बेसिक बेसिक फॉर्मूले बेटा याद रखने होते हैं, ठीक है ना। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स। तो ये वाला जो पोर्शन है ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। दिस पोर्शन यू मस्ट रिमेंबर कि कैसे करना है, क्या करना, ठीक। अब इसके अलावा क्या करना होता है बच्चे, कुछ बेसिक रूल समझ लेते हैं। जैसे अगर y कोई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 0, या आप कह सकते हो d अपॉन डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट टर्म इज 0, या आप कह सकते हो d अपॉन डी टी ऑफ एनी कांस्टेंट टर्म इज 0। यानी आपसे कोई पूछे d अपॉन डी एक्स ऑफ 8 कितना होगा, भैया 0 होगा। d अपॉन डी एक्स ऑफ -1/2 कितना होगा, भैया 0 होगा। d अपॉन डी एक्स ऑफ √3 कितना होगा, भैया 0 होगा, ठीक है। दूसरा रूल, अगर y इक्वल्स टू सी यू है, जहां पे c कांस्टेंट है और u कोई फंक्शन है, तो c बाहर ले लो और क्या कर लो, du/dx। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि भाई d अपॉन डी एक्स ऑफ 3x² कितना होगा, तो 3 बाहर, d अपॉन डी एक्स ऑफ x²। d अपॉन डी एक्स ऑफ माइनस यू कितना होगा, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, -1 इंटू यू, तो -1 बाहर, ठीक है ना, और d अपॉन डी एक्स ऑफ यू, ठीक है। इसी तरह से एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल, अगर आपके फंक्शंस एडिशन सब्ट्रैक्शन में चल रहे हैं इस तरह से, तो dy/dx में अलग अलग आप प्लस माइनस करते चलिए, u को अलग डिफरेंशिएट कर लीजिए, v को अलग कर लीजिए, w को अलग कर लीजिए, ठीक है। जैसे किसी ने आपसे पूछा कि भाई ये कितना होगा, हमारे पास एक फंक्शन दे दिया x³ + 4/3x² - 5x + 1 बच्चे, ठीक है ना। तो आपको फंक्शन दे रखा है, सपोज y इक्वल्स टू x³ + 4/3x² - 5x + 1। तो x³ का डिफरेंशिएशन 3x²। अब यहाँ पे 4/3 बाहर, x² का डिफरेंशिएशन 2x, 5 बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का डिफरेंशिएशन 0। तो आपका फाइनल आंसर कितना आ गया, 3x² + 8/3x - 5। दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है, सिंपल बेटा। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट फंक्शन के साथ है तो कांस्टेंट बाहर, फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो, और एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल सिंपल, एडिशन जैसे जैसे चल रहे हैं वैसे वैसे हर टर्म को करते चलो, ठीक है। अब इसी तरह से बेटा आपके पास है प्रोडक्ट रूल, ठीक है। अब प्रोडक्ट रूल क्या है, देखो अगर दो फंक्शन है u और v और आपको डिफरेंशिएट करना है, यानी आपको करना है d अपॉन डी एक्स ऑफ दो फंक्शन f(x) और g(x), ठीक है ना। दो फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। अब चाहे आप f(x) को u लिख लो और g(x) को v लिख लो। आप कहोगे सर ऐसा क्यों लिख लेते हैं, बेटा टाइम बचाने के लिए। कौन f(x) लिखे ना लंबा सा, तो बहुत सिंपल है बेटा, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, बस। जैसे d अपॉन डी एक्स ऑफ आपको x² करना है, तो हम अपनी टेक्निक से क्या करेंगे, इसको क्या लिखोगे, d अपॉन डी एक्स ऑफ x, ठीक है ना। ये आगे चलते हैं, ठीक है ना। तो d अपॉन डी एक्स ऑफ ये तो कितना हो गया, x²। और एक होगा बेटा, देखो दो चीजों में डिफरेंस समझो, एक है d अपॉन डी एक्स ऑफ x², और एक है d अपॉन डी एक्स ऑफ x का स्क्वायर।
इन दोनों में डिफरेंस समझ लो, इसमें बच्चा बहुत कंफ्यूजन होता है। डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज डिफरेंट और डी एक्स अपॉन डी एक्स का स्क्वायर इज डिफरेंट। ठीक है, अब यहां पे देखो बेटा दो फंक्शन आ रहे हैं ये, तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन एक्स क्यूब प्लस 3, कौन सा रूल लग जाएगा, एडिशन वाला भी और पॉलिनोमियल वाला भी, तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस सेकंड फंक्शन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2x, तो इसको ओपन कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा लंबा चौड़ा एक आंसर। ठीक है, x sin x फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो x sin x का डिफरेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो sin x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, आप सबको आ गया है ना बेटा, अब तो sin x का डिफरेंशिएशन, सॉरी ये रहा, तो ये कितना हो गया cos x, और x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 1, तो आपका आंसर क्या आ गया x cos x प्लस sin x। सिंपल। इसी तरह से आप क्या कर सकते हो बेटा, डिवीजन रूल, डिवीजन रूल भी आप याद रख सकते हो, जैसे डी अपॉन डी एक्स ऑफ यू अपॉन वी है, तो डिनोमिनेटर यानी कि न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है, तो कैसे याद रखना है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, आपको बोला डी अपॉन डी एक्स ऑफ 10x, तो इसको क्या लिख लो, डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स यानी डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस साइन एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स, तो ये आपका हो गया कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये आपका आ गया फाइनली कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, यानी कि 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, जो कि हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, तो डेट मीन्स डी अपॉन डी एक्स ऑफ 10x आपका कितना हो गया सेक स्क्वायर एक्स, है ना। अब क्या ना बेटा, आप लोग बेसिकली मैथ्स के स्टूडेंट नहीं हो, तो ये आपको करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको रिजल्ट याद रख लेना है, जरूरत कभी पड़े तो ये याद रखो कि हाँ भैया डिवीजन रूल इस तरह से होता है। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन हुआ, डिफरेंशिएशन के बेसिक फॉर्मूले समझे पहले, x की पावर n वाला sin x का cos x का e की पावर x का log x का, फिर उसके रूल्स देख लिए और रूल्स को अप्लाई कर लोगे तो ज्यादातर काम आपका हो जाएगा। ठीक है ना, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझो बेटा, जहां पे आके जब भी आप कोई चीज पढ़ते हो, टॉपिक पढ़ते हो, तो एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे आपका कनेक्शन उस टॉपिक से कटने वाला होता है। ठीक है ना, अब वही पॉइंट आने वाला है, अभी तक हर बच्चे को डिफरेंशिएशन समझ में आएगा, आने वाले 5 मिनट में जो अटेंटिव रह गया तो उसका डिफरेंशिएशन की नैया पार हो जाएगी। ध्यान से समझो बेटा, d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर 2x होगा, d अपॉन डी टी ऑफ टी स्क्वायर 2t होगा, d अपॉन डी पी ऑफ पी स्क्वायर 2p होगा, d अपॉन डब्ल्यू ऑफ डब्ल्यू स्क्वायर 2w होगा, यानी कि ऊपर x है तो नीचे dx चाहिए, ऊपर t का फंक्शन है तो नीचे t का dt चाहिए, ऊपर p का फंक्शन है तो नीचे dp चाहिए, ऊपर w का फंक्शन है तो नीचे dw चाहिए। क्लियर, ध्यान से देख लो बेटा। अब क्या नहीं करना है ये देखो जरा, ऊपर x नीचे t, ऊपर t नीचे x, ऊपर p नीचे t, ऊपर w नीचे अल्फा, ये कुछ नहीं चलेगा, ये सब गलत है। यानी जब भी आप डिफरेंशिएशन का रूल अप्लाई करोगे तो हमेशा देखोगे कि अगर x का फंक्शन डिफरेंशिएट कर रहे हो तो x के रिस्पेक्ट में, t के फंक्शन को t के रिस्पेक्ट में, p के फंक्शन को p के रिस्पेक्ट में। अब सवाल ये, क्या सर हम इसको कभी कर पाएंगे, क्या इस तरह के भी हम कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे, लेकिन इस तरह का डिफरेंशिएशन करने के लिए हमको क्या यूज करना होगा, चेन रूल। चेन का मतलब कड़ी, जंजीर रूल यूज करना होगा इसके लिए। ठीक है, क्लियर। और चेन रूल ही एक ऐसा पार्ट है बेटा जहां पे आके बच्चा कंफ्यूज हो जाता है।
तो सबसे पहले आप समझो चेन रूल कहां पर यूज करना होता है, ठीक है ना। चेन रूल, पहले फंक्शंस को समझो, इन सारे फंक्शंस का टाइप समझो। y इक्वल्स टू साइन एक्स, ये एक सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। y इक्वल्स टू लॉग एक्स सिंपल लॉग फंक्शन है। x की पावर 5 एक सिंपल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। x प्लस साइन एक्स, ये सिंपल फंक्शन, दिस इज सम ऑफ टू सिंपल फंक्शन। x sin x इज प्रोडक्ट ऑफ टू सिंपल फंक्शन। बट फर्स्ट टाइम देखो ये क्या आ गया बच्चे, ये कुछ अलग ही लेवल की चीज आ गई बच्चे, ये कुछ अलग ही लेवल की चीज आ गई। ये क्या आ गया है, ध्यान से देखो, ये आ गया है साइन ऑफ लॉग एक्स, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ अ लॉग फंक्शन। तो इसको कहते हैं फंक्शन का फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ अ लॉग फंक्शन, फंक्शन ऑफ अ फंक्शन, या इसको बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। नाउ sin x log x, sin x log x is not a composite function because ये sin x सिंपल फंक्शन है, log x सिंपल फंक्शन है। अगेन दिस इज प्रोडक्ट ऑफ टू सिंपल फंक्शन, ठीक है ना। एंड यहां पर आप देखोगे log x y, ठीक है ना, फिर से आप देखो log x y, तो log x y आपका क्या बनेगा, log x प्लस log y, अगेन ये सम ऑफ टू सिंपल फंक्शन हो जाएगा। तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि कौन से फंक्शंस सिंपल हैं, कौन से फंक्शंस कंपोजिट है, ठीक है। तो आपको समझना होगा, ये फंक्शन बड़ा जरूर दिख रहा है बट ये तीन सिंपल फंक्शन का एडिशन है, तो यहाँ पे रूल ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन लगेगा। साइन एक्स ई एक्स दो सिंपल फंक्शन है, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। साइन एक्स लॉग एक्स प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। बट इस क्वेश्चन में ये कंपोजिट फंक्शन है। साइन एक्स स्क्वायर, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इज अ कंपोजिट फंक्शन। तो ध्यान रखना है, कंपोजिट फंक्शन में एडिशन सब्ट्रैक्शन या प्रोडक्ट डिवीजन रूल काम नहीं करता है, याद रखेंगे। कंपोजिट फंक्शन में एडिशन सब्ट्रैक्शन प्रोडक्ट या डिवीजन रूल काम नहीं करता है, तो क्या काम करेगा, चेन रूल। अब भैया ये चेन रूल क्या चीज होती है, चेन माने सबको पता है, कड़ी बना देना, है ना। जैसे अब देखो, ये मैंने आपके सामने क्या बना दी, 5/3, 5/6, 6/7, 7/8, 8/9, 9/3, 6 से 6 कटा, 7 से 7 कटा, 8 से 8 कटा, 9 से 9 कटा, बचा क्या, 5/3। तो 5/3 की आपने चेन बना के लिख दी। dy/dx, dw dw dp dp dq dq dz dz सब कट जाते हैं आपस में, dw से dw कट जाता है, dp dp dq dq dz dz, बचा क्या, dy/dx। तो सेकंड वाली आपने क्या बना दी, ये आपने बना दी चेन ऑफ, ये आपने क्या बना दी बच्चे, ये बन गई चेन ऑफ dy/dx, है ना। तो कंपोजिट फंक्शन में बेसिकली क्या होता है, एक बाहर का फंक्शन होता है जैसे cos, ठीक है ना, ये आउटर फंक्शन है, और एक इनर फंक्शन होगा एक्स स्क्वायर, यानी कि d/dx ऑफ एक फंक्शन ऑफ दूसरा फंक्शन, यानी साइन ऑफ एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ टेन एक्स, समझ गए। तो इस तरीके से आपका जो कंपोजिट फंक्शन है वो रहेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको ये पहचानना आना चाहिए कि फंक्शन आपका कंपोजिट है कि नहीं। एक बार आप ये समझ गए तो आपके नीट या जेई में आने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना बेटा, वो बेसिकली ज्यादातर चेन रूल पे ही डिपेंड करते हैं, और क्योंकि चेन रूल आप समझे नहीं होते हो इसलिए आप वहां पे गड़बड़ करते हो, ठीक है। अब प्रॉपर तरीका क्या है, ठीक है, प्रॉपर तरीका देख लो बच्चे। प्रॉपर तरीका तो इसको करने का यह है कि सर अगर हमको साइन लॉग एक्स को डिफरेंशिएट करना होगा तो कैसे करेंगे। तो आप कहोगे, चलो लेट अस सपोज लॉग एक्स को मान लेते हैं क्या, w, लॉग एक्स को क्या मान लेते हैं, w, और y बराबर अब क्या हो जाता है, साइन w। तो dy/dx करते हो तो dy/dx ऑफ साइन लॉग एक्स की जगह हो जाता है d/dx ऑफ साइन w। बट अब नई प्रॉब्लम क्या आ गई, ऊपर w नीचे dx, अब क्या करें भैया, है ना, छोड़ेंगे तो नहीं। तो हमने dw से मल्टीप्लाई किया, dw से डिवाइड कर दिया, और इस dw को यहां ले गए और इस dx को यहां ले गए और लिख लिया क्या, d/dw ऑफ साइन w और dw/dx, समझ गए। ये dx यहां उठा के ले आए तो dw/dx हो गया, और इस dw को यहां उठा के ले आए तो d/dw साइन w। अब यह तो w हो गए, ठीक है। तो साइन w dw क्या हो जाएगा, cos w, और w का था, w था log x, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हो, cos w और d
अपॉन डी एक्स ऑफ डब्ल्यू की जगह क्या लिख लिया आपने, लॉग एक्स। ये डब्ल्यू अब कट जाएगा, है ना, इस डब्ल्यू को यहां से काट दो, ये क्या रह गया, लॉग एक्स। तो आपका डब्ल्यू की जगह कॉस लॉग एक्स, है ना, डब्ल्यू क्या है, लॉग एक्स, तो ये हो गया कॉस लॉग एक्स, और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 1/x। तो आप बोलेंगे dy बाई डी एक्स ऑफ साइन लॉग एक्स कितना होगा, कॉस लॉग एक्स मल्टीप्लाइड बाई 1/x। ये प्रॉपर तरीका, क्या नहीं करना है, ध्यान रखो बेटा, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स आपका cos x होता है, बट dy बाई साइन एक्स स्क्वायर cos x स्क्वायर नहीं होता है, साइन लॉग एक्स cos लॉग एक्स नहीं होता है, ठीक है, या साइन लॉग एक्स cos लॉग एक्स नहीं होता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसी तरह से अब आप एक्स स्क्वायर वाला कर सकते हो, लेकिन हमको ये नहीं करना है, हमको एक नया तरीका ढूंढना है बेटा, जिसमें हम क्या करेंगे, हम आउटसाइड इनसाइड रूल करेंगे। मैंने कैसे सीखा, तो हमको क्या करना है, हमको बेसिकली देखो, एक मदर फंक्शन है डी और डी एक्स, ये देख रहे हो, जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो डी यानी कि जो आपका फंक्शन है वो किस फॉर्म में है, एफ जी एक्स, तो ये मदर फंक्शन है और ये बेबी है, ठीक है। तो पहले क्या करना है, डिफ्रेंशिएट दी मदर, ध्यान से देखो, दो लाइन आप पढ़ लो बस, चलो आगे चलते हैं, ठीक है। डिफ्रेंशिएट दी मदर, बेबी को छोड़ दो, और सेकंड स्टेप में बेबी को डिफ्रेंशिएट। अब ये चीज आती है बेटा प्रैक्टिस है, देखो साइन एक्स स्क्वायर है, ये बेबी है, ये बेबी है, ये कौन है, ये बेबी है, और साइन क्या है, साइन मदर है, ठीक है, जो साइन फंक्शन है वो क्या है, ये मदर है, ये मदर। तो आप सोच लो कि यहां पर एक्स स्क्वायर नहीं है, एक्स होता तो मदर यानी साइन को डिफरेंशिएट कर दो, साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है, कॉस, तो क्या लिख लो, कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक हो गया। और अब बेबी की बारी आई, बेबी का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2x, आपका आंसर रेडी। अब मुझे बताओ, साइन एक्स क्यूब, ये कौन है, एक्स क्यूब है बेबी, साइन है मदर, तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, तो क्या लिखोगे, कॉस एक्स क्यूब, और अब बेबी को डिफरेंशिएट कर दो 3x स्क्वायर, और प्रैक्टिस करो बिना पेन के, साइन रूट एक्स, बेबी कौन है, ये बेबी, ये मदर, तो क्या हो जाएगा, कॉस रूट एक्स, बेबी को डिफरेंशिएट कर दो, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/2 रूट एक्स, आ गया आंसर, ठीक है ना। तो है ना, डी अपॉन डी एक्स ऑफ रूट एक्स कितना होता है, 1/2 रूट एक्स। तो आपका आंसर आ गया, फटाफट इसको मिटा दे रहे हैं, तो देख लीजिए क्या आंसर आपका आया, आपको सर हमको दिख नहीं रहा, मिटा दिया, लोग दिख गया, ठीक है। तो कॉस रूट एक्स और 1/2 रूट एक्स। अब देखो लॉग साइन एक्स, बताओ लॉग साइन एक्स का क्या करोगे, लॉग साइन एक्स, मदर इज लॉग, अगर यहाँ x होता तो क्या करते, 1/x, तो log क्या कर लोगे, 1/sin x, मदर हो गई। अब बेबी sin x का डिफरेंशिएशन cos x, तो आप देख सकते हो क्या करेंगे हम लोग, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/x, तो मदर को हमने क्या किया, 1/x, तो यहाँ अगर x होता तो 1/x लिखते, बेबी कौन है, sin x, तो क्या लिख लिया, 1/sin x, मदर का डिफरेंशिएशन हो गया। अब किसका कर दो, बेबी का डिफरेंशिएशन, बेबी का डिफरेंशिएशन कितना है, cos x, ठीक है। अब देखो log x स्क्वायर, log x स्क्वायर, log x स्क्वायर करेंगे, log x होता तो क्या लिखते, 1/x, log x होता तो 1/x लिखते, लेकिन यहाँ बेबी कौन है, x स्क्वायर, तो log का डिफरेंशिएशन कितना कर दो, 1/x स्क्वायर, बेबी कौन है, x स्क्वायर, बेबी का डिफरेंशिएशन 2x, आपका फाइनल आंसर 2/x, ठीक है, सिंपल है बेटा। तो मदर बेबी याद रखो, साइन ई एक्स, मदर कौन है, साइन, तो साइन का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, कॉस, तो पहले क्या लिख लो, कॉस ई एक्स, बेबी कौन है, ई एक्स, ई एक्स का डिफरेंशिएशन ई एक्स, काम खत्म, कॉस ई की पावर एक्स इंटू ई एक्स। और देखो साइन लॉग एक्स स्क्वायर, अभी तो बड़ा खतरनाक फंक्शन हो गया, साइन, ये ग्रैंड मदर आ गई, ग्रैंड मदर, ये कौन है, ग्रैंड मदर, मदर और बेबी, ठीक है, नानी, मम्मी और बेटा या बेटी, ठीक है। तो सबसे पहले किसको डिफरेंशिएट करो, नानी को,
नानी साइन थी तो नानी का डिफरेंशिएशन कितना होगा, कॉस, तो नानी डिफरेंशिएट होकर क्या बन गई, कॉस, आगे मम्मी और बेटी लिख दो लॉग एक्स स्क्वायर। अब नानी को काट दो, मतलब ऐसे बात काट दो, ठीक है ना, नानी को काट दो, अब क्या बचा, लॉग एक्स स्क्वायर। तो मम्मी का डिफरेंशिएशन यानी लॉग, मम्मी कौन है, लॉग, मम्मी का डिफरेंशिएशन 1/x, तो क्या कर दोगे, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो अगला मम्मी वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1/x²। अब मम्मी को भी काट दो, अब बेटी आ गई, x² का डिफरेंशिएशन 2x, खत्म हुआ, आंसर आ गया, कोई कैलकुलेशन नहीं, कुछ नहीं है कि नहीं बेटा सा। तो नीट में बेटा क्या होता है ना, सबसे ज्यादा जो फॉर्म यूज होती है वो चेन रूल का ही यूज होता है। जैसे इस तरह के डिफरेंशिएशन आपके पास आते हैं, आप हो जाते हो परेशान, ये है मदर, मान लो ये सिर्फ x होता तो x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन कितना होता, 5x4, क्या लिख दो, 5ax, 5ax प्लस बी की पावर 4, ठीक है, मदर हो गई। अब अंदर कौन बचा, अदर बच्चा ax प्लस बी, ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन a, तो कितना हो गया, 5ax प्लस बी की पावर 4 इंटू ए, ठीक है, ये सब आप कर सकते हो इजिली, d अपॉन डी एक्स ऑफ कितना होगा, क्या होगा, तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी बेटा, जैसे इसको मैं करके दिखाता हूं, ठीक है ना। आप बताओ, यहां सिर्फ x होता तो x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन कितना होता, 5/3, x की पावर 5/3 -1, तो ये होता कितना, 5/3 x की पावर 2/3। तो चुपचाप यहां पे आके क्या लिख दो, 5/3, x की जगह कौन है, 10 माइनस 3x, 2/3, सॉरी 5/3 नहीं, ये कितना रह गया, 2/3। और अब किसको डिफरेंशिएट कर देंगे, 10 माइनस 3x को अब डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है ना। अब किसको डिफरेंशिएट कर देंगे, इसके बाद 10 माइनस 3x को डिफरेंशिएट कर देंगे, तो 10 माइनस 3x का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 10 का डिफरेंशिएशन 0, 3x का डिफरेंशिएशन -3, तो आपका आंसर कितना आ गया, आपका आंसर आ गया बेटा 5/3, 10 माइनस 3x, ठीक है ना, ये कितना रह गया, ये थोड़ा सा ये हो गया आपका 2/3 इंटू -3, सिंपल। तो इस तरीके से आपको आराम से डिफरेंशिएशन करना है। इसका मेन रोल कहां पर आएगा बेटा, जब आप एक्सप्रेशन निकालोगे, एक्सप्रेशन आप सबको पता है dv बाई dt करते हो, अब अगर आप इसको dx से मल्टीप्लाई और dx से डिवाइड कर लेते हो, तो आप इसी एक्सप्रेशन को क्या लिख सकते हो, इसी एक्सप्रेशन को आप लिख सकते हो a इक्वल्स टू v dx बाई dt, क्या लिख सकते हो, a को dv बाई dt भी लिख सकते हो, और v dx बाई, सॉरी v dv बाई dx भी लिख सकते हो, v dv बाई dx भी लिख सकते हो, ठीक है ना। चलिए, तो अब दो तरह के क्वेश्चन होंगे, जब आपको स्पीड या वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया होगा, तो आप एक्सप्रेशन कैसे निकालोगे, a बराबर dv बाई dt करके, और जब आपको v एज अ फंक्शन ऑफ x दिया होगा, तो आप एक्सप्रेशन कैसे निकालोगे, a बराबर v dv बाई dx करके, ठीक है, क्लियर। तो आप देख सकते हो, अगर आपको v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया, तो सिंपल एक्सप्रेशन dv बाई dt 2t आप निकाल सकते हो। लेकिन यही अगर आपको एक्सप्रेशन v इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर दिया होता, और अब अगर आप dv बाई dt करोगे और आप d अपॉन dt ऑफ एक्स स्क्वायर को 2x करोगे, तो गड़बड़ हो जाएगा, d अपॉन dt ऑफ एक्स स्क्वायर 2x नहीं होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा a बराबर v dv बाई dx, और v कितना है एक्स स्क्वायर, तो अब जब आप करोगे तो एक्स स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर आपको कितना देगा 2x, और आपका आंसर कितना होगा, a बराबर एक्स क्यूब आपका आंसर होगा, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से जब आप काम करोगे, तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से हमको काम करना है, ठीक है। तो अब इसको एक बार प्रैक्टिस करते हैं बेटा अच्छे से, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे बोला अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, इस तरह से, ठीक है ना, और ये फंक्शन आपको क्या दे रखा है, फंक्शन आपको दे रखा है v इक्वल्स टू -2x+3, यानी पार्टिकल मूव कर रहा है और इस तरह से मूव कर रहा है कि उसकी वेलोसिटी का फंक्शन क्या है, -2x+3, और आपको एक्सेलेरेशन एज अ फंक्शन ऑफ x निकालना। तो सबसे पहले नोटिस आपने क्या किया, आपने नोटिस किया कि v आपको एज अ फंक्शन ऑफ x दे रखा है, तो ध्यान रखेंगे
ए इक्वल्स टू वी डी वी बाई डी एक्स यूज करना है। तो आपने ए इक्वल्स टू वी डी वी बाई डी एक्स किया तो v बराबर कितना आ गया, -2x+3 आ गया। ठीक है, v बराबर कितना, -2x+3। तो v तो वैसा का वैसा लिख दिया और d अपॉन डी एक्स ऑफ -2x+3 किया तो -2x+3 और -2x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, -2। तो आपका a बराबर कितना आ गया, 4x - 6। अब v बराबर -2x+3 है, यानी कि अगर आप इसे y इक्वल्स टू -mx+c से कंपेयर करो तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है जिसका इंटरसेप्ट पॉजिटिव और स्लोप नेगेटिव बनेगा, यानी ये आपका ग्राफ होता क्या, vx। लेकिन अगर आप a देखोगे, ठीक है ना, तो ये v वाली लाइन बनी, इंटरसेप्ट पॉजिटिव और स्लोप नेगेटिव। जब आप a को कंपेयर करोगे बेटा तो a आपका क्या बन रहा है, समझो, a आपका बन रहा है 4x - 6 यानी y इक्वल्स टू mx - c, यानी स्लोप पॉजिटिव और इंटरसेप्ट नेगेटिव। तो वही ग्राफ आपका कैसा बनेगा, v इक्वल्स टू आपका ये जो ग्राफ है, ये देखो यहां पे आपका बन रहा है, ये लाइन है। तो आप देखोगे नेगेटिव स्लोप की लाइन, हाइलाइटर यूज कर लेते हैं, ठीक है, नेगेटिव स्लोप की लाइन ये आपकी जा रही है और इंटरसेप्ट पॉजिटिव। वही ए का ग्राफ आपका कैसा हो गया, इंटरसेप्ट नेगेटिव लेकिन स्लोप आपका कैसा हो गया, पॉजिटिव। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये समझना होगा कि अभी तो ये हम डिफरेंशिएशन में देख रहे हैं, बट आगे चल के मेरा पर्पस क्या है कि यही डिफरेंशिएशन आगे चल के आपका क्या बनने वाला है, काइनेमेटिक्स। तो जिसको आप सिंपल सा चेन रूल समझ रहे थे, इसी चेन रूल से बच्चे आगे चल के आपके सारे क्वेश्चंस लगेंगे। आप क्यों कंफ्यूज होते हो, आता है एक्स स्क्वायर और एक्सेशन निकाल देते हो डीवी बाई डी करके, फिर आप कहते हो कि सर हमारा तो सवाल जो है वो लगा नहीं और फिजिक्स बड़ी मुश्किल। ठीक है ना, तो आगे बढ़ते हैं अभी। तो ये सब आप देखोगे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जो कि हम होमवर्क के लिए रखे हुए हैं, ठीक है ना। बेसिकली क्योंकि ये एक डेमो लेक्चर है तो मैं सारे क्वेश्चन, मतलब इस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ कि एक एक क्वेश्चन की, देखो बेटा इसके बाद अभी हमारे पास क्या है, अगर आप पूरा प्रॉपर बैच में है तो ये स्पेशली एक डेमो लेक्चर आपके लिए डिजाइन किया है मैंने। तो इसके बाद हम एक एक क्वेश्चन आपको जैसे डीपीपी में देते हैं, ठीक है ना, उसके बाद एक एक क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा कि सारा चेन रूल का जब तक बेटा कर लोगे नहीं, मेरा एक ही रूल है, हम दशरथ मांझी से बहुत प्रभावित हुए है ना, तो उनका एक ही डायलॉग था दशरथ मांझी का, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो जब तक चेन रूल लगा के क्वेश्चन करने नहीं लगोगे तब तक बेटा मैं आपका साथ छोड़ने वाला नहीं हूं। मेरी क्लास में बैठा हुआ आखिरी बच्चा जब तक चेन रूल का क्वेश्चन नहीं करेगा तब तक हम आगे बढ़ने वाले नहीं है, ठीक है ना। अब आपको अगर उड़ान को ज्वाइन करना है तो कैसे आप ज्वाइन कर सकते हो बेटा, ठीक है ना। आपको दो तीन चीजें समझनी है। आपने देखा 2021 वाले पेपर में सब बच्चे हल्ला काटे कि सर पेपर लेंदी था लेंदी था, लेकिन क्या वो वाकई लेंदी था, नहीं। अगर कुछ बच्चों को जिनको प्रॉपर तरीका प्रॉपर ट्रिक मालूम थी तो उनके लिए पेपर लेंदी नहीं था, लेकिन अगर बच्चे रैंडम सवाल को कर रहे थे तो नो डाउट बेटा उनके लिए पेपर बहुत ही ज्यादा लेंदी होने वाला था। तो आपको बेस्ट मेथड चूज करना होता है, ठीक है ना। आपको एप्लीकेशन सीखना होता है कि कैलकुलस की प्रॉब्लम आप स्पीड निकालने में, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया है, केमिकल कंपाउंड है, कहाँ कहाँ पे क्वेश्चंस आ सकता है किस किस उसमें। और इन सब के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो बेटा रैंकर्स प्राइम बैच। आपको क्या क्या मिलता है, आपको मिलता है बेटा 5 days लाइव लेक्चर, लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग, डाउट क्लियरिंग, फोर्टनाइटली यूनिट टेस्ट जो बाद में जाके आपके ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज बन जाएंगे दिसंबर के बाद, जिसमें आपके मॉक टेस्ट पूरे होते रहेंगे। आपको रिवीजन ऑफ सारे चैप्टर, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार पांच बार आपको करा के भेजा जाएगा। वीडियो बैंक फॉर रिवीजन यानी कि मेडिफ्लिक्स, हैंडमेड डिजिटल चैप्टर वाइज नोट्स, सेक्शन ए और सेक्शन बी टाइप के 5000 जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं उनका क्वेश्चन बैंक, 10,000 क्रिटिकल क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं, और आपको मिल जाते हैं क्विक रिवीजन के लिए मेमोरी कार्ड्स। प्लस बायो में आपको मिलते हैं एकदम इंडिया के टॉप टीचर्स जिनसे बेटा पीजी के बच्चे भी पढ़ना चाहते हैं, डॉक्टर रजत, डॉक्टर प्रवनी, डॉक्टर अश्वनी, डॉक्टर ज्योत्सना, तो सब आपको टॉप क्लास के टीचर मिल जाते हैं।
केमिस्ट्री में आपके पास निखिल सर हैं जो अपने आप में वन मैन आर्मी है। बहुत कम टीचर ऐसे होते हैं बेटा जो कि तीनों चीजों पे अपना कमांड रखे हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, बट निखिल सर इज वन ऑफ द टीचर विच आई फाउंड जिनका इक्वली कमांड है तीनों पर। फिजिक्स में आपके पास आ जाते हैं सुधीर सर। सुधीर सर को बेटा 20 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, बच्चों के इतने फेवरेट हैं कि उनकी तो सिर्फ मतलब बच्चे आवाज सुनने के लिए वेट करते हैं कि सर आए और हमको कम से कम 20 बार बेटा बेटा करके बात करें। हमारे पास निकुंज सर हैं, बहुत ही इनर्जेटिक, ठीक है ना, जो कि पिछले 15 साल से वो भी बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं, स्पेशली नीट के एक्सपर्ट माने जाते हैं। साथ में फिर मैं तो हुई छोटा मोटा आप लोगों को गाइड करने के लिए, है ना। तो आप लोग बेटा बिना किसी डाउट के ज्वाइन करिए। और सबसे अच्छी चीज क्या, जिस बैच की कॉस्ट 4499 थी स्टार्टिंग ऑफर में, इस बैच की प्राइस को अभी क्रैश कर रखा है। इसमें अच्छा खासा डिस्काउंट आपको मिल रहा है। आप लोग उड़ान ऐप पे जाकर देख सकते हैं। अगले 3 दिन तक 15-16 तारीख तक आपके पास पूरा मौका है, आप ज्वाइन करो बेटा। और आपको अपना जो डिसीजन है उस पर कभी भी रिग्रेट फील नहीं होगा। हम लोग आपके साथ रहेंगे नीट के आखिरी दिन तक, उसके बाद डिस्कशन तक, सारी चीजें। और इस सब के अलावा बेटा आपको एक चीज और मिलती है, आपको मिलता है स्पेशल टीचर के साथ इंटरेक्शन हर ऑल्टरनेट संडे पे जूम सेशन के थ्रू, जिसमें आपके अमन भैया भी रहते हैं। उसमें आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, मतलब डाउट्स सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं, अपनी स्ट्रैटेजी से रिलेटेड डाउट्स, या आपके कुछ पर्सनल डाउट्स, या कुछ आपको साइकोलॉजिकल इश्यूज आ रहे हैं, वो सारी चीजें आप अपने टीचर से, अपने मेंटर से क्लियर कर सकते हैं। तो ज्वाइन करो बेटा इस बैच को और स्टार्ट करते हैं। आई एम रेडी टू गिव माई 100%, आप लोग अपना 100% दीजिए और एकदम 2022 बेटा बस सबको खोल कर आना है, बिल्कुल आग लगा देनी है। ठीक, चलिए बेटा, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।